Hi friends, welcome again. Today we are discussing about the MCQs of thinkers, beliefs and buildings, the cultural development from 600 BC to 600 CE. Last three chapters, chapter number theme 2, theme 3 and theme 4 all are belong from the same time frame, 600 BC to 600 CE. In chapter 2 we have discussed about the MCQ of the Majanpada periods and the main developments around the 600 BC. These developments were associated with the political system of India. In chapter number 3 and theme 3, we have discussed about the social, economic, and the religious development in the Indian subcontinent. And in chapter 4, we are discussing about some new religious concept of which are associated with the Jainism, Buddhism, different sects, their buildings, their artifacts, and especially in Hinduism, we are discussing about the Puranic Hinduism, the cult of Bhagwan Shiv and Bhagwan Vishnu, and the few goddesses and the sculptures of Indian subcontinent which are associated with the Hinduism, Jainism, and the Buddhism. So let's start the MCQ session for chapter number 4, theme 4, thinkers, beliefs, and buildings. Question number 1. Tajul Iqbal Tariq Bhopal is the autobiography of which of the following ruler? यानी कि ताज उल इकबाल तारिक भोपाल एक आत्मकथा है। ये आत्मकथा किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए जैनब बेगम, ऑप्शन बी जहान बेगम, ऑप्शन सी शाहजहान बेगम, ऑप्शन डी माहम बेगम। तो यानी कि ताज उल इकबाल तारिक भोपाल एक आत्मकथा, एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस शासक से संबंधित है? जैनब बेगम, जहान बेगम, शाहजहां बेगम और माहम बेगम। Next one. Who provided money for the preservation of the ancient site the Great Stupa at सांची? एक प्राचीन साइट जो कि सांची के अंदर जो स्तूप है उसके संरक्षण के लिए धन किसके द्वारा दिया गया था? उसको संरक्षित रखने के लिए जो रिसोर्सेज थे वो किसने प्रोवाइड किए थे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए शाहजहां बेगम, ऑप्शन बी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन सी जहान बेगम, ऑप्शन डी महाम बेगम। क्वेश्चन नंबर 3. To whom John Marshall dedicated his important volumes on सांची? जॉन मार्शल साहब के द्वारा, जो कि इंडिया के चीफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी रहे थे, उनके द्वारा सांची के ऊपर अपने कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। वो ग्रंथ उन्होंने किसको समर्पित किए हैं, किसको उन्होंने डेडिकेटेड किए हैं? ऑप्शन ए सुल्तान जहां, ऑप्शन बी मुमताज़ बेगम, ऑप्शन सी जहान बेगम, ऑप्शन डी माहम बेगम। Question number 4. Consider the following statements in respect of the early Vedic tradition which is not correct. अर्ली वैदिक जो शुरुआती वैदिक व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट, उससे संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन ए द ऋग्वेदा कंपाइल्ड बिटवीन 1500 CE टू 1000 CE। ऋग्वेद की रचना है वो 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1000 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई है। ऑप्शन बी द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डाइटीज स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ऋग्वेद के अंदर अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा पाठ से संबंधित श्लोक दिए गए हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, सूक्त लिखे गए हैं, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम। यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो अलग अलग प्रकार के देवता हैं, उन अलग अलग प्रकार की जो डाइटीज हैं उनकी प्रेज के लिए, उनकी प्रशंसा में, उनकी पूजा पाठ से संबंधित कुछ इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं और इनमें जो मुख्य देवता हैं वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। ऑप्शन सी एट फर्स्ट सेक्रीफाइस वर परफॉर्म्ड इंडिविजुअली। शुरुआत में जो सेक्रीफाइस होते थे यानी जो यज्ञ वगैरह होते थे वो व्यक्तिगत रूप से परफॉर्म किए जाते थे, व्यक्तिगत रूप से उनका आयोजन किया जाता था। ऑप्शन डी The Rajsui and the Ashwamedh were performed by chiefs and kings. राजसूय और अश्वमेध जैसे जो सेक्रीफाइस थे वो ज्यादातर सरदारों या राजाओं के द्वारा ही किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5. In which text the new questions and ideas beyond Vedic tradition were discussed? वैदिक परंपरा में यदि हम बात करें तो नए नए प्रकार के क्वेश्चंस, नए नए प्रकार के सवाल और विचारों को वैदिक ट्रेडिशन में कौन सी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है? यानी कि वैदिक परंपरा से हटकर जो नए नए प्रकार के विचार, नए नए प्रकार के सवाल, इनको किस टेक्स्ट में डिस्कस किया गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण,
ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी सामवेद। 6. How many schools of thoughts were established in the Indian subcontinent during the mid first millennium BC? प्रथम मध्य शताब्दी के लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग विचारों को, अलग अलग जानकारी के अकॉर्डिंग, अलग अलग थॉट्स को लेकर, अलग अलग प्रकार के संदर्भों को लेकर कई प्रकार के स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। इनकी संख्या कितनी दी गई है आपके बुक में? 72, 64, 60 और 68। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 68। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following palace is associated with lively discussion and debates during the mid first millennium BC? प्रथम शताब्दी की मध्य शताब्दी के दौरान जो अलग अलग प्रकार के थॉट ऑफ स्कूल्स थे, उनसे जुड़े जो लीडर्स होते थे, उनके बीच में जो विचार विमर्श होते थे, जो डिबेट्स होते थे, वो किस जगह पे होते थे, यानी कि उनके डिबेट से कौन सी जगह जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए कुटगार, ऑप्शन बी केव्स यानी गुफाएं होती हैं, ऑप्शन सी कुटगारशाला, ऑप्शन डी चैतन्य। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है। द बुद्धा टॉट ओरली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं हैं वो मौखिक रूप से दी हैं, जो कि डिस्कशन और डिबेट्स के रूप में, यानी विचार विमर्श और वाद विवाद के रूप में उन्होंने अपनी शिक्षाओं को मौखिक रूप से लोगों को पहुंचाया है। ऑप्शन बी, आफ्टर हिज डेथ हिज टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल्स एट ए काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को एक जगह कंपाइल किया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया उसके शिष्यों के द्वारा, और ये सारा काम वैशाली के अंदर एक सभा थी, जिस सभा को काउंसिल ऑफ एल्डर्स या बड़ों की, सीनियर मॉन्क्स की, जो वरिष्ठ भिक्षु उनकी सभा बोला जाता है, वैशाली के अंदर वहां पे ये काम किया गया था, जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं को कंपाइल किया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया। ऑप्शन सी, द कंपाइलेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग्स वर नोन एज द त्रिपिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है, उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी, द वेरी फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली एंड देन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये जितनी भी शिक्षाएं थी, इनको पहले ओरली यानी मौखिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया और बाद में इनको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन डी, द विनय पिटक इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइंड द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। विनय पिटक, त्रिपिटक में से विनय पिटक वो पुस्तक है जिसके अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी नियम और कानून कायदे लिखे हुए हैं, जो कि संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं को फॉलो करने होते थे। ऑप्शन है, द बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडेड इन द सूत पिटक। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सूत पिटक में लिखी गई हैं। द अधिधम पिटक डेल्ट विद द फिलोसफिकल मैटर्स। जो दार्शनिक पक्ष है बौद्ध धर्म का, उससे संबंधित जो बातें हैं वो अधिधम पिटक में रखी गई हैं। ऑप्शन है, द दीपवास्मा एंड महावास्मा वर रिटन इन चाइना कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। दीपवंश और महावंश से रिलेटेड जो कहानियां हैं वो चाइना में लिखी गई हैं, जिसमें कि भगवान बौद्ध से संबंधित रीजनल हिस्ट्री है, यानी कि उस क्षेत्र विशेष की इतिहास, बौद्ध धर्म का इतिहास इनके अंदर लिखा गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनेस्ट्रीज। वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ है उनके अंदर बौद्ध ग्रंथों को कई सालों तक मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में संरक्षित रखा गया है। ऑप्शन जे, फाहियान एंड हुइनसांग ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट। और फाहियान और हुइनसांग चाइना से आने वाले यात्री थे जो कि भारत में बौद्ध ग्रंथों की तलाश में आए थे। 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द जैन रिलीजन विच इज नॉट करेक्ट। जैन धर्म से संबंधित ये कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, महावीरा वाज प्रिसर्व्ड बाय 28 अदर टीचर्स और तीर्थकर्स। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 28 और शिक्षक या तीर्थकर हो चुके थे जैन परंपरा में। लिटररी दोज हु गाइड मैन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और तीर्थकर उनको बोला जाता है जो कि मैन एंड वीमेन, महिला और पुरुषों को जो अज्ञान का जो नदी है उससे पार लगाने का काम करते हैं। बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। जैन धर्म से संबंधित जो सबसे मुख्य विचार है वो ये है कि पूरा संसार है उसमें जीवन है, पूरा संसार है वो जीवनमय है। ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। जैन शिक्षा के अनुसार जन्म और मृत्यु या जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन सी, एस्टिज्म एंड पेनिंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ।
कर्म, दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। और यदि कर्म से संबंधित जो साइकिल है, जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, इससे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका आत्म अनुशासन और कठोर तप है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें इस सांसारिक जीवन को छोड़ना अनिवार्य है। जैना मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 और जोन जो भिक्षु और जो भिक्षुणियाँ थी उन्हें 5 प्रतिज्ञाएं लेनी होती थी। टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना। स्टीलिंग एंड लाइंग, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। टू ऑब्जर्व कैलिबेसी, यानी कि जो आपका ब्रह्मचारी का जीवन है उसको फॉलो करना। एंड टू अब्सटेन फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी, और किसी भी प्रकार की संपत्ति के संग्रह से बचना। तो विच वन इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिजियोग्राफी, विच वन इज नॉट करेक्ट। हिजियोग्राफी वर्ड है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनमें कौन सा सही नहीं है। इट इज ए बायोग्राफी ऑफ ए पावरफुल रूलर, यह एक शक्तिशाली शासक की आत्मकथा होती थी। बी, इट इज ऑफन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरेरी एक्यूरेट, यह सामान्यतः किसी संत के जो अचीवमेंट्स होते थे, किसी संत की जो उपलब्धियां होती थी उसकी प्रशंसा में लिखी जाती थी, और ये ज़्यादातर कई बार हमेशा ही सही नहीं होती थी। ऑप्शन सी, देर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिशन, इतिहास की दृष्टि से इन्हें इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये हमें सामान्यतः उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को फॉलो करने वाले लोगों के विश्वास के बारे में जानकारियां देती हैं। ऑप्शन डी, इट वाज रिटन इन बायोग्राफी मैनर, इनको सामान्यतः आत्मकथा के रूप में लिखा गया था। 11th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बुद्धा, विच वन इज नॉट करेक्ट। बुद्ध से संबंधित जो कथन है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सिद्धार्थ एज द बुद्धा वाज नेम्ड एट बर्थ वाज सन ऑफ द चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन, सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था और इनका जन्म जो शाक्य वंश के राजा थे उनके यहाँ पे हुआ था। शाक्य वंश के जो मुखिया थे वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। His first journey into the world outside was turmeric. He was deeply astonished when he saw an old man, a sick man, and a corpse. बाहरी जीवन से उनका जो पहला परिचय था वो बहुत ही दुखदायी था। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक कॉप्स को, एक लाश को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक मृत देह को देखा। ऑप्शन सी, द बुद्धा's teachings have been reconstructed from stories found mainly in the सुत्त पिटक। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका पुनर्निर्माण सामान्यतः कहानियों के द्वारा किया गया है और ये सारी कहानियां या ज़्यादातर कहानियां हमें सुत्त पिटक ग्रंथ में मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी, बुद्ध की फिलोसफी के अनुसार, बुद्ध के दर्शन के अनुसार, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, जो संसार है ये क्षण भंगुर है, लगातार बदल रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है। इट इज ऑल्सो सोललेस, साथ ही ये अनात्मा है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई जीव आत्मा की कोई बात नहीं है। एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट, और साथ ही इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी अजर और अमर नहीं है। यानी कि संसार क्षण भंगुर है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है और इसमें कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ऑप्शन ई, विद इन दिस ट्रांजिट वर्ल्ड सोरो इज इन ट्रांसिट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और इस अस्थायी संसार में यदि हम देखें तो दुख है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मुख्य कारण है। It is by following the path of moderation between severe penance and the self-indulgence that human beings can rise above the worldly troubles. और यदि ह्यूमन बींग को सांसारिक दुखों से ऊपर उठना है तो उन्हें मध्यम मार्ग को फॉलो करना चाहिए, द पाथ ऑफ मॉडरेशन। और मध्यम मार्ग ये बोलता है कि ना ही तो हमें ज़्यादा सीवियर पेनेंस, ज़्यादा त्याग तप करने की जरूरत है, और ना ही ज़्यादा सेल्फ इंडल्जेंस, और ना ही ज़्यादा कठोर तपस्या करने की जरूरत है। उसका जो मध्यम मार्ग है उसको फॉलो करते हुए हम सांसारिक दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। और इन दी अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, वेदर और नॉट गॉड रजिस्टर्ड वाज रिवलेंट, जो शुरुआती जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें भगवान का है या नहीं है इसके एग्जिस्टेंस की बहस है, वो एक तरह से कंसिडर्ड नहीं है, उसमें उनको नहीं माना गया कि भगवान का एग्जिस्टेंस वाज इरिवलेंट, उसमें किसी भी प्रकार को रेविलेंस नहीं है बौद्ध ग्रंथों में। ऑप्शन जी, द बुद्धा एम्फेसाइज्ड कलेक्टिव एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज द मीन टू एक्सेप्ट फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्ना लिटरेरी द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर। बौद्ध ने जो संसार से जो संसार के अंदर जो ये जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, रीबर्थ और बर्थ का जो साइकिल है, ये जो चक्र है, इससे मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने सेल्फ, अपने आत्म अनुशासन, अपनी आत्म शुद्धि के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए अपनी ईगो और डिजायर, अपने अहंकार और इच्छाओं को त्यागने का भी संदेश दिया है। तो सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप एक बार ढंग से सारे स्टेटमेंट्स को सुना होगा आपने, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। और इसको लॉन्ग मैंने इसीलिए किया कि आप इजीली इसमें 8 मार्क को भी इजीली तैयार कर पाओ।
देखिए सिंपल सा थी, बुद्धा की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बात पूछी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स आर देयर, यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इट। 12th statement is the Buddha regarded the social world as the creation of the humans rather than the divine origin। स्टेटमेंट एक है माना कि बुद्धा जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनका ये माना था कि जो सांसारिक संसार है, सांसारिक जीवन है, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है, न कि किसी दैवीय व्यवस्था के तहत इसका निर्माण हुआ है। रीजन आर, इसका जो कारण उन्होंने दिया वो ये है, देयरफॉर ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गृहपतिज टू बी ह्यूमन एंड इथिकल, और इसीलिए उन्होंने राजाओं और जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग थे उनको मानवीय और इथिकल रहने की, नैतिक जीवन अपनाने की प्रार्थना की है। उनको उन्होंने यह सलाह दी है कि उन्हें अपना जीवन दूसरों के प्रति मानवीय और नैतिक अपनाना चाहिए, नैतिकतापूर्ण उनका जीवन होना चाहिए। ये सलाह उन्होंने राजाओं और गृहपति मतलब जो फैमिली लाइफ को जी रहे थे उनको उन्होंने शिक्षा दी है। ऑप्शन ए है आपका, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, की पहला स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर है वो गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर है वो उसको सही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन डी है, ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर डजंट एक्सप्लेन ए और आर तो सही है लेकिन आर है वो ए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस प्रकार से देयर आर 4 स्टेटमेंट्स आर देयर, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। इन बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स और भिक्षुज वर नोन बाय विच नेम, बौद्ध धर्म में जो मॉन्क्स या भिक्षुओं का जो संगठन था उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गण, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी स्तूपा, ऑप्शन डी विहार। 14th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ संघ, संघ से संबंधित जो स्टेटमेंट है उनको देखिए, विच वन इज नॉट करेक्ट। इनिशियली ओनली वीमेन वर अलाउड इन द संघ, शुरुआत में केवल महिलाओं को इस संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन बी, आनंदा वन ऑफ द बुद्धा's डियरेस्ट डिसिपल हु परसुएडेड हिम टू अलाउ वीमेन इनटू संघ, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने ही बुद्ध को तैयार किया था कि वो संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दें। द बुद्धा's फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑर्डर्ड इन द भिक्षुणी, बुद्ध की जो फोस्टर माँ थी मतलब उनकी पालन पोषण करने वाली माता महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिसे कि भिक्षुणी के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन डी, मैनी वीमेन हु एंटर्ड द संघ बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज और रेस्पेक्टेड वीमेन हु हैड अटेंड लिबरेशन, संघ में प्रवेश करने वाली कई सारी महिलाओं ने धम्म की शिक्षिकाएं बन गई थी और बाद में उनको थेरी के नाम से बुलाया गया। थेरी का मतलब होता है रेस्पेक्टेड वीमेन, सम्मानित महिलाएं जिन्होंने कि इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर ली है। ऑप्शन ई, द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ दिस संघ वाज बेस्ड ऑन थ्रू डिस्कशन, जो संघ की जो आंतरिक कार्य प्रणाली थी उसका निर्वाह ज्यादातर डिस्कशंस के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा किया जाता था। इफ दैट फेल, ये डिस्कशन से फैसला नहीं होता था तो डिसीजंस वर टेकन बाय ए वोट ऑन द सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित मुद्दों को लेकर वोटिंग करवाई जाती थी, मतों के द्वारा निर्णय लिया जाता था, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को वहां पे अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, द बुद्धिस्ट साइट विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम वर डिस्क्राइब्ड बाय विच नेम, एक बौद्ध साइट जिसके साथ कई छोटे छोटे श्राइन्स जुड़े होते हैं उसको किस नाम से बौद्ध ग्रंथों में संबोधित किया गया है? विहार, चैत्य, स्तूपा, टेम्पल। ए विहार, बी चैत्य, सी स्तूपा, डी टेम्पल। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ बुद्धा लाइफ, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, इनमें से कौन सी जगह उससे मैच नहीं करती है? ऑप्शन ए, वेयर ही बोर्न, उनका जन्म हुआ लुम्बिनी। ऑप्शन डी, वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई सुरसेन। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, जहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ। वेयर ही अटेंड निबना, जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई वो है कुशीनगर। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैचिंग नहीं कर रहा है सही तरीके से? क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड अशोका इरेक्टेड ए पिलर एट टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस, इनमें से किस जगह पे अशोक के द्वारा एक पिलर की स्थापना की गई जो ये हमें बताता है कि उसने इस जगह को विजिट किया था, यहाँ पर अशोक के द्वारा विजिटिंग की गई थी, यहाँ अशोक आए थे। तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी लुम्बिनी। ऑप्शन 18, एट विच प्लेस रिलायंस ऑफ द बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बरीड देयर, इनमें से किस जगह पे बुद्ध के शरीर से संबंधित अवशेष या वो ऑब्जेक्ट्स जो उसके द्वारा यूज किए जाते थे उनको बरीड किया गया है?
चैत्यज में, ऑप्शन बी स्तूपाज में, ऑप्शन सी विहार, ऑप्शन डी टेम्पल्स। तो इनमें से कौन सा जो ऐसा मोनूमेंट्स है जिसका संबंध है जहां पर बुद्ध के शारीरिक अवशेष या उसके द्वारा यूज किए गए ऑब्जेक्ट्स को बरीड किया गया है, वहां पे रखा गया है। 19th, which book described that Ashoka disturbed portions of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of the stupas over them। इनमें से किस बुक में यह वर्णन किया गया है कि अशोक के द्वारा महात्मा बुद्ध के अवशेषों से संबंधित जो पोर्शन थे, अवशेष थे, उनके जो पोर्शन थे, उनका जो हिस्सा था वो हर इंपॉर्टेंट टाउन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और साथ ही ये आदेश भी दिया गया कि उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाए। तो ऑप्शन ए दिव्य वदान, ऑप्शन सी चंद्र वदान, ऑप्शन डी अशोक वेदान, ऑप्शन डी महावदान। क्वेश्चन नंबर 20, विच किंगडम डोनेटेड फॉर भरूच स्तूपाज। भरूच स्तूप के निर्माण के लिए किस किंगडम के द्वारा डोनेशन दिया गया था? ऑप्शन ए दी मौर्यन किंगडम, ऑप्शन डी दी सातवाहन किंगडम, ऑप्शन सी दी सुंग्स, ऑप्शन डी दी कर्ण। किस साम्राज्य के द्वारा भरूच स्तूप के निर्माण के लिए डोनेशन दिया गया था, दान दिया गया था? मौर्य, सातवाहन, सुंग और कर्ण। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपास, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। स्तूप के जो स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो चारों ऑप्शंस को याद कर लोगे तो स्तूप से रिलेटेड, स्तूप की आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन अटेम्प्ट इट इजीली। द स्तूपा ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, लेटर कॉल्ड एज अंडा। स्तूपों का जो निर्माण हुआ वो शुरुआती सिस्टम में एक सेमी सर्कुलर माउंड के रूप में हुआ है, यानी कि अर्थ के अर्धचंद्राकार पार्ट के रूप में हुआ है, जिसे कि बाद में अंड के रूप से, अंडा के रूप में जाना गया। ऑप्शन बी, अबव द अंड वाज द हर्मिका। इस अंडे के ऊपर हर्मिका होती थी, ये बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक बालकनी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता था। दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, जो कि भगवान के स्थान को दर्शाता है। ऑप्शन सी, अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज ए मास्ट कॉल्ड द यष्टि, ऑफन सरमाउंटेड बाय ए छतरी और अम्ब्रेला। और हर्मिका के ऊपर जो यष्टि होती थी वो सामान्यतः एक छतरी या अम्ब्रेला के द्वारा उससे सराउंड किया जाता था। ऑप्शन डी, अराउंड द माउंट वाज ए रेलिंग। और माउंट के चारों तरफ जो अर्धचंद्राकार पाथ था उसके चारों तरफ एक रेलिंग होती थी, विच कनेक्टेड द सेक्रेट स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, जो कि इस पवित्र स्थान को बाहरी संसार से जोड़ने का काम करती थी। ओके सर। 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमरावती स्तूपा, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। अमरावती स्तूप से संबंधित कुछ कथन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? In 1884, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, visited Amravati and collected several sculptures panels and took them away to Madras। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर वाल्टर इलियट ने अमरावती का दौरा किया और वो वहां से कई सारी मूर्तियों को और पैनल्स को अपने साथ मद्रास ले गए। ऑप्शन बी, he discovered the remains of the western gateway and states that Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built। साथ ही वाल्टर इलियट के द्वारा अमरावती के स्तूप का जो वेस्टर्न गेटवे है, जो पश्चिमी द्वार है, उसकी भी खोज की गई और उनके द्वारा कहा गया कि अमरावती बौद्ध स्तूपों में बना हुआ अभी तक का सबसे शानदार स्तूप है। ऑप्शन सी, इन 1796 a local राजा who wanted to build a temple subnet upon the ruins of the stupa of अमरावती। 1796 में वहाँ के एक स्थानीय राजा जो कि एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे, उन्होंने अमरावती स्तूप के जो स्टम्बल्स थे, जो पत्थर थे, जो ईंटें थी या जो बचा हुआ जो सामग्री थी, उसको उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए यूज किया। डी, इन 1786 जेम्स प्रिंसेप विजिटेड द साइट एंड रोट ए बुक ऑन इट। 1786 में जेम्स प्रिंसेप ने इस जगह का दौरा किया और इसके बारे में एक किताब की भी रचना की है। 23, इट सीम्स टू बी ए सुसाइडल एंड indispensable policy to allow the country to be looted of original works of ancient art। Who states the statement? ये स्टेटमेंट किसका है जिसमें कहा गया है कि मुझे ये एकदम से आत्मघाती और बहुत ही बुरी नीति प्रतीत होती है, जिसमें कि इस देश के ओरिजिनल वर्क्स को, इस देश की जो प्राचीन कला है उसको लूटने की परमिशन दी गई है। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा स्टेटमेंट है, वाल्टर इलियट के द्वारा, एच कॉल के द्वारा और दोबारा से कॉलिन मैकेंजी आ गए। यानी कि तीन ही ऑप्शन आपके पास, एबीसी में से विच वन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड। सांची की स्तूप की खोज कब की गई थी? 1818, 1820, 1822, 1825। नेक्स्ट वन, विच जातक स्टोरी इज एसोसिएटेड विद सांची स्तूप। सांची की स्तूप के ऊपर जो स्कल्पचर्स है, उन स्कल्पचर्स से कौन सी जातक स्टोरी, कौन सी जातक कहानी जुड़ी हुई है?
ऑप्शन ए गतिंदु जातक, ऑप्शन बी वेशांतर जातक, ऑप्शन डी निष्केंदु जातक, ऑप्शन डी अलमेंदु जातक। तो किस जातक कथा का वर्णन सांची के स्तूप के ऊपर हमें देखने को मिलता है? 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सिंबल ऑफ बुद्धा वर्शिप। बुद्ध के जो वर्शिप है, बुद्ध की जो पूजा पाठ है, उसमें कई सारे सिंबल्स को यूज किया जाता है, तो इनमें से कौन सा सिंबल सही नहीं है? ऑप्शन ए द एम्प्टी सीट वाज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। बुद्ध के मेडिटेशन को, बुद्ध के जो तपस्या को दर्शाने के लिए रिक्त सीट का यूज किया जाता है इस सिंबल के रूप में। द स्तूपा वाज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिर्वाण की घटना को दर्शाने के लिए स्तूप का यूज किया जाता है। द व्हील स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ। जो चक्र है, जो व्हील है, उसका यूज बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले सर्मन, पहले उपदेश के रूप में किया जाता है, जो कि उन्होंने सारनाथ में डिलीवर किया था। ऑप्शन डी बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग इन ए केव। बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान की खोज थी वो एक केव में रहते हुए, उनके द्वारा केव में मेडिटेशन करते हुए प्राप्त की गई थी। बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति एक गुफा के अंदर मेडिटेशन करते हुए हुई थी। ऑप्शन ई एलिफेंट्स फॉर एग्जाम्पल वर डिसेप्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। बुद्ध परंपरा में जो हाथी हैं, हाथियों का प्रयोग ताकत और बुद्धि को दर्शाने के लिए किया गया है। ऑप्शन एफ ए वीमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट्स व्हिच सीम्स टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर एज इफ परफॉर्मिंग एन अभिषेक और कोरनसम। एक महिला जो कि कमल के फूल और हाथियों से गिरी हुई है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पानी का छिड़काव करिए किसी प्रकार के अभिषेक या किसी पूजा पद्धति के लिए। वाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई द फिगर एज माया। कुछ इतिहासकारों ने इसको माया से कनेक्ट किया है। द मदर ऑफ द बुद्धा, जो कि बुद्ध की माता के रूप में माता थी। अदर्स आइडेंटिफाई हर विद ए पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी। जब कुछ दूसरे इतिहासकारों ने उसे एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी से संबोधित किया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यू हैव टू फाइंड आउट। सिंपल सा 3 मार्क में सवाल आया, सिंबल्स ऑफ बुद्धा वर्शिप, तो सारे के सारे आप लिख सकते हो। 27 statement A and reason R. Statement states that according to popular belief, Sal Banjika was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. एक लोकप्रिय बिलीफ के अनुसार साल बंजिका वो महिला थी जिसके स्पर्श करने मात्र से पेड़ों में फूल और फ्रूट्स आ जाते थे। रीजन आर, इसका जो रीजन हमें बताया गया है कारण, साल बंजिका मोटिव सजेस्ट दैट मैनी पीपल वर टर्न टू बुद्धिज्म enriched with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas। साल बंजिका का जो मोटिव है, साल बंजिका की जो मूर्ति है, वो हमें ये बताती है कि कई लोग जो कि बौद्ध परंपरा जिन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, बौद्ध परंपरा की ओर परिवर्तित हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जो प्री बुद्धिस्ट नॉलेज है, जो अपनी बौद्ध परंपरा से पहले का जो ज्ञान है, पहले के जो विश्वास है, एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ्स, और गैर बुद्धिस्ट जो बिलीफ्स हैं, जो उनके विचार हैं, उनके जो विश्वास है, उनकी जो प्रैक्टिस है, आइडियाज हैं, उनसे उन्होंने बौद्ध रिलीजन को इनरिच किया है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ऑप्शन सी ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए। ऑप्शन डी ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर डिडंट एक्सप्लेन ए। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। 28 हु कंसिडर्ड सांची टू बी द सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। किस यूरोपियन व्यक्ति के द्वारा जो सांची को प्रकृति और सर्पों की पूजा का केंद्र बताया गया है? ए सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप, जेम्स फर्ग्यूसन। ऑप्शन बी वाल्टर इलियट। ऑप्शन सी एच कोले। ऑप्शन डी कॉलिन मैकेंजी। 29 By the 1st century CE, Buddhist religion was split into 2 parts. What is the name of these 2 parts? प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते बौद्ध धर्म वो 2 हिस्सों में बंट चुका था, तो इन दोनों हिस्सों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए महायान एंड हीनयान। ऑप्शन बी ग्रेट व्हीकल एंड लेसर व्हीकल। ऑप्शन सी बोधिसत्व। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कलेक्टिव एफर्ट्स इन अचीविंग निर्वाण। जो शुरुआती बौद्ध शिक्षा है उन्होंने सामूहिक प्रयासों में ज्यादा जोर दिया है निर्वाण की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन बी बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ए ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड निर्वाण थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। बौद्ध को एक सामान्य ह्यूमन बीइंग माना गया है, एक सामान्य मानव माना गया है जिसने की ज्ञान की प्राप्ति की और निर्वाण की प्राप्ति की अपने स्वयं के एफर्ट्स के द्वारा, स्वयं के प्रयासों के द्वारा। बोधिसत्व वर प्रिजर्व्ड एज डीपली कंपनसेंट हु कैन अटेन निर्वाण एंड बट टू बी हेल्प अदर्स। बोधिसत्व उनको बोला गया है जो कि बहुत ही
डीपली कंपनसेंट यानी बहुत ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग हैं जो कि निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं और निर्वाण की प्राप्ति में दूसरों की भी सहायता करना चाहते हैं। द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्व बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ महायान। बौद्ध धर्म की महायान परंपरा में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करना एक सामान्य परंपरा, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुकी थी। 31 Which were the two main principal deity in पौराणिक हिंदुइज्म। पौराणिक हिंदुइज्म में दो मुख्य देवता कौन से थे? ए विष्णु एंड दुर्गा, बी विष्णु एंड शिव, सी शिव एंड दुर्गा, डी दुर्गा एंड अग्नि। क्वेश्चन नंबर 32 हाउ मेनी अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद द वैष्णविज्म ट्रेडिशन। जो भगवान विष्णु की परंपरा है उसमें उनके कितने अवतारों की पहचान की गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। तो भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं उसके बारे में बताना। 33 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अर्लीस्ट टेंपल्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। जो शुरुआती भारतीय महाद्वीप में जो शुरुआती मंदिर है उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। दीज आर द अर्लीस्ट टेंपल्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती मंदिर हैं जिनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन ए द अर्ली टेंपल वाज ए स्मॉल स्क्वायर रूम, शुरुआती जो मंदिर था वो एक चौकोर कमरा होता था, इस प्रकार का स्क्वायर रूम। कॉल्ड द गर्भगृह, जिसे गर्भगृह बोला जाता था। विद ए सिंगल डोरवे, जिसमें जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा होता था। फॉर द वर्शिपर, पूजा पाठ करने वालों के लिए। एंड ऑफर वर्शिप ऑफ द इमेज, और जो गर्भगृह में जो इमेज रखी जाती थी उसको अपनी पूजा ऑफर करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन बी ए टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखरा वाज बिल्ट ओवर द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द श्राइन। उसके बाद जो एक लंबा स्ट्रक्चर जिसको कि शिखर के नाम से जाना जाता था उससे जो मंदिर था उसके मुख्य द्वार के ऊपर बनाया गया। ये मान लीजिए मंदिर है, इस मंदिर का जो मुख्य द्वार यहाँ पे कहीं बना हुआ है और इसके ऊपर एक बड़ा सा शिखर डेवलप किया गया जिसको कि बाद में शिखर नाम बोला गया। ये एक ऊंची दीवार इस मंदिर के एंट्रेंस के ऊपर डेवलप की गई। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, और मंदिर की दीवारें होती थी इनको सामान्यतः मूर्तियों के द्वारा सजाया जाता था इन दीवारों को। One of the unique feature of early temples was that some of these were hollowed out of huge rocks और artificial caves। जो शुरुआती मंदिर है उनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इनमें से कई सारे मंदिरों को बड़े बड़े रॉक्स के द्वारा, बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा या आर्टिफिशियल केव्स के रूप में, प्राकृतिक गुफाओं के रूप में बनाया गया है। 34 The earliest caves of Indian subcontinent are connected with which sect। जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो शुरुआती गुफाएं हैं वो किस सेक्ट से, किस धर्म से या किस विश्वास से संबंध रखती हैं? आजीवक, बी जैन, सी बुद्धिज्म, डी हिंदुइज्म। 35 In the 8th century, an entire temple was built from a single rock, and the chief sculptor, after he completed the temple, inscribed that, "Oh, how did I make it? Identify the temple." 8वीं शताब्दी के दौरान एक पूरा का पूरा मंदिर केवल एक सिंगल रॉक से बनाया गया, और इस मंदिर को बनाने वाले जो मुख्य शिल्पकार थे उन्होंने मंदिर के पूर्ण होने के बाद वहाँ पर ये इंस्क्राइब किया, वहाँ पर ये लिखा है कि ये मैंने कैसे बना दिया। इस मंदिर की पहचान कीजिए। कैलाशनाथ, बी शिवा टेम्पल एट एलोरा, डी अजंता टेम्पल, एंड डी ए एंड बी। नाउ द लास्ट वन। 19th century European scholars were not able to find out the true meaning of Indian sculptures। 19वीं शताब्दी के जो यूरोपियन विद्वान थे वो भारतीय मूर्ति कला की सही मीनिंग को, सही अर्थों को नहीं समझ पाए। Which of the following reasons were responsible for it? इनमें से कौन से रीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इनमें से बीच में नोट लगा लीजिएगा, Which of the following reasons are not responsible for it, क्योंकि इनमें से एक ही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोबारा से कि यहाँ पे Which of the following reasons are not responsible, कि 3 आर द रिस्पॉन्सिबल रीजन एंड 1 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोपियन स्कॉलर्स हैं वो भारतीय मूर्तिकला के अर्थ को समझ नहीं पाए, तो इनमें से कौन सा कारण उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए दे वर हॉरिफाइड बाय व्हाट सीम टू बी देम ग्रोटेस्क फिगर्स विद मल्टीपल आर्म्स एंड हेड्स और विद कॉम्बिनेशंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। वे भारतीय मूर्तिकला को देखकर सामान्यतः डर जाते थे, क्योंकि भारतीय मूर्तिकला को जिस प्रकार से दर्शाया गया उसमें उनके कई प्रकार के हाथों को दिखाया गया है, कई प्रकार के उनके सर दिखाए गए हैं, या फिर उसमें ह्यूमन और एनिमल यानी कि मानव और जो एनिमल जो पशु है उन दोनों को मिलाकर एक फॉर्म बनाई गई है। तो इस प्रकार की मूर्तियों को देखकर वो डर जाते थे। दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट अपीयर टू बी स्ट्रेंज इमेजेस बाय कंपेयरिंग देम विद द स्कल्पचर विद व्हिच दे वर फैमिलियर दैट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस।
जो भी मूर्तियां उनके लिए अजनबी होती थी, जो भी मूर्तियां इस प्रकार की अजनबी मूर्तियां उनके सामने आती थी, तो इस प्रकार की मूर्ति कला को वो सामान्यतया एंसेंट ग्रीस की मूर्ति कला से कंपेयर करते थे, क्योंकि वो उसी से ज़्यादा फेमिलियर थे, उसी से ज़्यादा परिचित थे। आर्ट हिस्टोरियंस ऑफन ड्रॉ अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स। मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आर्ट हिस्टोरियंस होते हैं, जो कला से संबंधित इतिहासकार होते हैं, वो सामान्यतः लिखित साक्ष्यों का ज़्यादा सहारा लेते हैं। ऑप्शन डी, दे वर ट्राइंग टू कंपेयर इंडियन आर्ट वर्क विद द विक्टोरियन एरा। वे सामान्यतः भारतीय जो मूर्ति कला का जो आर्ट वर्क था, भारतीय जो कला पक्ष था, उसको विक्टोरियन एरा से कंपेयर कर रहे थे, उससे तुलना कर रहे थे, जिसके कारण वो भारतीय उपमहाद्वीप की मूर्ति कला को समझ नहीं पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल।